जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। 3 मार्कर्स स्पेशल बाय तन्वी मैम में आप सभी का स्वागत है। आज भी हम कुछ 3 मार्कर्स देखेंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो नोटिस आ चुका है सरकार का वो कहता है कि भैया 1 महीने में सारे रिजल्ट हम घोषित करेंगे, जिसमें उन्होंने 2019 के प्री की भी बात कर दी। तो भाई अगर 2019 वाले भी हैं, 20 वाले भी हैं, 21 वाले भी हैं, तो तीनों के लिए एमपीपीएससी का मेंस हो जाता है इंपॉर्टेंट, राइट। तो 3 मार्कर्स हम फोकस कर रहे थे हिस्ट्री के, एक बार उन्हीं को वापस देखते हैं। देखो, मैंने जो लास्ट आपको टॉपिक पढ़ाया था वो था पोस्ट मॉडर्न फेज। कुछ पोस्ट मॉडर्न फेज में इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बची हैं जो हम आज के सेशन में देखेंगे। देखिए, पोस्ट मॉडर्न फेज में हमने कल पढ़ा था कुषाण डायनेस्टी के बारे में, राइट। कुषाण डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे, याद करिए सारी चीजों को। तो भाई कुषाण डायनेस्टी के संस्थापक थे खाटफिसिस, यही पढ़ा था। लेकिन भारत में कुषाण डायनेस्टी एस्टैब्लिश करने का क्रेडिट किसको दिया जाता है, तो क्रेडिट दिया जाता है वेमा खाटफिसिस को, राइट। लेकिन कुषाण डायनेस्टी को भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर बनाने का क्रेडिट किसको दिया जाता है, तो वो दिया जाता है कनिष्क को। यही पढ़ा था आपने। मैंने आपको बताया था कि कुषाण डायनेस्टी सबसे ज्यादा पावरफुल कब बनती है, जब वो सिल्क रूट के ऊपर अपने पावर को गेन कर लेती है, यही पढ़ा था। लेकिन अब मान लीजिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 3 मार्कर में कि भाई सिल्क रूट को एक्सप्लेन करिए, यही बन सकता है। तो आप क्या लिखेंगे ये आज के सेशन में हम समझते हैं। देखिए, सिल्क रूट रेफर्स टू द रूट थ्रू विच सिल्क वॉज ट्रेडेड। देखिए, सिल्क की थोड़ी सी हम बात करते हैं। देखिए, सिल्क जो है वो पहली बार कहाँ पर बनता है, तो वो पहली बार बनता है चाइना में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ बनता है बेटा, चाइना में बनता है। लेकिन धीरे धीरे इंडियंस ने भी इस सिल्क को प्रोड्यूस करना क्या कर लिया था, सीख लिया था। हालांकि ये जो सिल्क की डिमांड है वो यूरोपियन देशों में बहुत ज्यादा देखने को मिली, ठीक है। यूरोप में भी बेसिकली अरब नेशंस और इसके साथ साथ जो आसपास वाले क्षेत्र थे, रोमन एम्पायर वाला क्षेत्र था, वहां पर सिल्क की डिमांड बहुत ज्यादा हमें देखने को मिली। तो जिस रास्ते से सिल्क चाइना से होकर के यूरोप तक गुजरता था, पहुंचता था, वेस्टर्न एशिया तक पहुंचता था, उसी रास्ते को हम सिल्क रूट कहते हैं। आ गई बात समझ? भाई सिल्क कहाँ बना, चाइना में बना। भारतीयों ने भी उसको धीरे धीरे सीख लिया, इंडियंस ने भी उसको धीरे धीरे सीख लिया, राइट। तो अब जिस रास्ते से सिल्क गुजर कर यूरोप तक पहुंचता था, वेस्ट एशिया तक पहुंचता था, इसी रास्ते को हम क्या कहते हैं, हम इस रास्ते को कहते हैं सिल्क रूट कहते हैं, राइट। हो गई ये बात आप लोगों को क्लियर। तो ये जो ट्रेडिंग रूट था, इट पासेस टू सेंट्रल एशिया, राइट। ये सेंट्रल एशिया से होते हुए चाइना को रोमन एम्पायर की वेस्टर्न प्रोविंस के साथ कनेक्ट करता था। अब भाई वेस्टर्न प्रोविंस क्या है, देखिए रोमन एम्पायर एक समय पर पूरे यूरोप को पावरफुल कर रखा था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ये 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक था इसका वेस्टर्न प्रोविंस और दूसरी थी ईस्टर्न प्रोविंस। हालांकि ये जो ईस्टर्न प्रोविंस है वो अरब्स के द्वारा डिक्लाइन कर दी गई थी, गिरा दी गई थी, राइट। इसको भी याद रखिएगा। तो भाई वेस्टर्न प्रोविंस तक जब सिल्क रूट के थ्रू सिल्क पहुंचाया जा रहा है, इसी को हम सिल्क रूट कहते हैं। कहां से होकर गुजरता था, सेंट्रल एशिया से होकर गुजरता था, ठीक है। एक बात हमको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देनी है और हमारे 3 मार्कर में हमेशा लिखनी है कि भाई जिस भारत के राजा ने, जिस भारत के शासक ने इस सिल्क रूट को ओवरपावर किया, उनका नाम था कनिष्क। क्या नाम था भाई, कनिष्क इनका नाम था, जो कि कुषाण डायनेस्टी के एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और पॉपुलर रूलर थे, राइट। जैसे ही सिल्क रूट के ऊपर कुषाण्स ने ओवरपावर कर लिया, इनका पावर बढ़ जाता है। कैसे भाई, देखिए जब भी यहाँ से सिल्क रूट के थ्रू ट्रेडर्स जा रहे होते थे, अब क्योंकि पावर किसका हो गया है उस पे, वहां पर पावर हो गया है कनिष्का का, तो वो क्या करता था, ट्रेडिंग ड्यूटीज लगाते थे, टैक्सेस लगाते थे। जब ट्रेडिंग ड्यूटीज और टैक्सेस से भारत में पैसा आने लगा, कुषाण डायनेस्टी में पैसा आने लगा, तो इसकी ट्रेजरी में काफी ज्यादा इजाफा हुआ, ट्रेजरी में ग्रोथ हुई। और जिस डायनेस्टी के पास पैसा है वो डायनेस्टी ऑब्वियसली क्या करेगी, एनरिच हो जाएगी। और यही बात हमने कुषाण्स के समय पर देखी है,
क्लियर हो गई बात। पोस्ट मॉडर्न फेज क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूं, तो पोस्ट मॉडर्न फेज से जितने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज मुझे समझ में आई मैंने इस सेशन में आपको डाल दी है, राइट। इस सेशन में हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, चीफ ऑफ पोस्ट मॉडर्न पीरियड। भाई जो ट्रेड करने के लिए मुख्य व्यापारी हुआ करते थे, राइट, उनके प्रमुख को किन किन कामों से, किन नामों से जाना जाता है, ये हम देखेंगे। वो भी कौन से वाले फेज में, पोस्ट मॉडर्न वाले फेज में, राइट। तो पोस्ट मॉडर्न फेज के वो क्या चीफ्स थे जो ट्रेडिंग काम करते थे, तो हेड ऑफ कॉरपोरेशन, राइट। ध्यान दीजिएगा, जो ट्रेड कॉरपोरेशन का अध्यक्ष था, हेड था, उसको श्रेष्ठी नाम से जानते हैं। हो सकता है आपको 3 मार्कर में सीधे श्रेष्ठी क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए, राइट। तो जो ट्रेड और कॉरपोरेशन का हेड हुआ करता था उसको हम श्रेष्ठी नाम से जानते थे। हेड ऑफ द क्लास एंड हेड ऑफ पूगा, राइट। ये जो क्लास होती है कॉरपोरेशन के अंतर्गत, अलग अलग क्लासेस जो डिवाइड की गई थी ट्रेडिंग में, इसको हम क्या बोलते थे, ज्येष्ठ थका, राइट। इसको याद रखिएगा, क्या कहा जाता था, ज्येष्ठ थका कहा जाता था। एक बार फिर से देखेंगे, निगम का जो प्रधान था इसे श्रेष्ठी कहा जाता था। निगम समझते हैं, कॉरपोरेशन, राइट। श्रेणी के प्रधान को प्रमुख तथा पुग का प्रधान ज्येष्ठक कहा जाता था, राइट। जो पुग होते थे उनके प्रधान को क्या कहा जाता था, ज्येष्ठक कहा जाता था। श्रेणियों को उत्तर भारत में सेठ कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, जितने भी श्रेणी है, कॉर्पोरेशंस के हेड हैं, इन्हें नॉर्थ इंडिया में सेठ के नाम से कहा जाता था, वहीं दक्षिण भारत में शेट्टी या फिर चेट्टियार नाम से कहा जाता है। आप आज के समय पर भी इन टर्मिनोलॉजीज के प्रोनाउंसिएशन को देख सकते हैं। कई लोगों को नॉर्थ इंडिया में सेठ और साउथ इंडिया में शेट्टी या शेट्टियार, इन सरनेम्स के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली ये हमारे एंशिएंट कल्चर से ही तो डेवलप हुआ है, राइट। तो ये टर्मिनोलॉजीज ट्रेडिंग पर्सनालिटीज की आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। एक यहाँ पर मेंशन होता है आपके गंधारा आर्ट के बारे में, ठीक है। गंधारा कला का मेंशन भी हमें देखने को मिला है। तो भाई व्हाट इज गंधारा फॉर्म ऑफ आर्ट, कैसे गंधारा फॉर्म ऑफ आर्ट भारत में डेवलप हुआ, गंधारा कल्चर का इन्फ्लुएंस भारत पे क्या पड़ता है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ग्रीक्स की, ठीक है। अगर हम ग्रीक्स की बात करें तो इंडियंस के साथ ये कांटेक्ट में आने लगे, प्री मॉडर्न फेज में भी और पोस्ट मॉडर्न फेज में भी। देखिए, प्री मॉडर्न फेज की हम बात करें तो ईरानियंस जैसे कि डेरियस और अलेक्जेंडर का इन्वेजन भारत में हुआ, राइट। इसके बाद मौर्यन डायनेस्टी ने अपने एम्पायर को एस्टैब्लिश किया, जिसकी वजह से कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भारत में नहीं आया। लेकिन जैसे ही मौर्यन डायनेस्टी वीक हुई और पोस्ट मौर्यंस का फेज होता है, अलग अलग ग्रीक इन्वेजन्स भारत में हुए, जिसमें हम यहाँ पर बात कर सकते हैं शाकास की बात कर सकते हैं, इंडो ग्रीक्स की बात कर सकते हैं, पार्थियंस की बात कर सकते हैं। अब जब भाई इन्वेजन हो रहा है, लोग भारत में आ रहे हैं, अपनी आर्मी और अपने परिवारों को लेकर आ रहे हैं, तो मेजरली ये देखा गया जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है भारत का, राइट। कौन सा पार्ट है बेटा, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, यहाँ पर इंडो ग्रीक्स आकर रिसाइड करने लगे। क्या करने लगे, यहाँ पर इंडो ग्रीक्स आकर रिसाइड करने लगे। भाई जब दो सोसाइटीज मिलती हैं, राइट, तो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस का एक्सचेंज नहीं होता, मनुष्यों का एक्सचेंज नहीं होता, इसके साथ साथ उसके कल्चर का भी एक्सचेंज होता है, उसके आर्ट फॉर्म्स का भी एक्सचेंज होता है, और साथ ही साथ लैंग्वेजेस का भी एक्सचेंज होता है। इसी एग्जाम्पल के तौर पर हम गंधारा आर्ट को भी देख सकते हैं। देखिए, गंधारा आर्ट जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कब पॉपुलर हुआ, पोस्ट मॉडर्न फेज में पॉपुलर हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 2nd सेंचुरी एडी तक गंधारा आर्ट जो है इसका इन्फ्लुएंस भारत में बढ़ता गया। अगर आपको 3 मार्कर आता है कि भाई गंधारा आर्ट के ऊपर आप क्या लिखेंगे, अपना 3 मार्कर लिखेंगे, तो इट वॉज नोन एज ग्रीक बुद्धिस्ट स्टाइल, राइट। ये कहां से आता है, ये ग्रीक नेशन से, ग्रीक कंट्री से आता है, और मेजरली हमने इसको बुद्धिस्ट कल्चर के द्वारा अडॉप्ट करते हुए देखा। देखिए, ऑलरेडी यहाँ पर एक आर्ट फॉर्म भारत में एग्जिस्ट कर रहा था, जिसे हम मथुरा आर्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं, और फिर से हमें जो बुद्धिस्ट स्टाइल के स्कल्पचर्स हैं,
यानी कि मूर्तियां हैं, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं जिसमें स्तूप, विहार, चैत्य आते हैं। इनका जब कंस्ट्रक्शन हमने गौर से देखा तो हमें नजर आया कि भाई ये तो कहीं ना कहीं गंधारा आर्ट फॉर्म से मिलता है या फिर गंधारा इन्फ्लुएंस इसमें देखने को मिला। तो बेसिकली ये ग्रीक बुद्धिस्ट स्टाइल था। इस आर्ट में होता क्या था कि द बुद्धास फेस इज शोन इन द स्कल्पचर्स ऑफ बुद्धा, राइट। बुद्धास के स्कल्पचर में बुद्धा का फेस हमें दिखने को मिला। अब फेस देखने को मिला, वहां तक की कहानी ठीक थी, लेकिन ये फेस मिल रहा था ग्रीक के एक गॉड से जिसका नाम था अपोलो, राइट। जब ग्रीक के गॉड के साथ हमने उस चीज को रिजेंबल करी तो समझ में आया कि भैया ये कला जो है ये तो ग्रीक से ली गई है, जिसे हम गंधारा आर्ट कहते हैं, राइट। द थीम इज टेकन फ्रॉम बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। बस उसमें उसका जो थीम है गंधारा कला में वो बुद्धिस्ट रिलीजन या फिर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से उन लोगों ने जोड़ दिया, ठीक है। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज ग्रीक। हम मानते हैं कि इसमें जो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन थी वो कहां से ली गई थी, ग्रीक से ली गई थी, लेकिन इसकी जो थीम थी वो कहां से ली गई थी, ये थीम ही तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से ली गई थी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक की कहानी समझ में आई? चलिए, इस आर्ट के अंतर्गत हमें कई सारी आइडल्स यानी कि बुद्धा की कई सारी मूर्तियां देखने को मिली। उन मूर्तियों में नाम आता है बुद्धास का धर्म चक्र मुद्रा। देखिए, अगर आप आर्ट एंड कल्चर को बहुत डीपली पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि लॉर्ड बुद्धा की कम से कम 16 से भी ज्यादा मुद्राएं हैं जो कि हमारे सिलेबस में तो नहीं पढ़ी जाती पर हमारी जानकारी के लिए होना चाहिए, राइट। उनका जो एनलाइटमेंट का पेज होता है, जो फेज होता है, इसमें वो अलग अलग मुद्राओं को जनता को समझाते हैं अपने पहले सरमन में, राइट। यही मूर्तियां जो है हमें स्कल्पचर फॉर्मेट में गंधारा आर्ट में मिली हैं, जिसमें से एक है बुद्धा का धर्म चक्र मुद्रा, दूसरा है ध्यान मुद्रा, ठीक है, अभय मुद्रा, और इसके साथ साथ वरादा मुद्रा। ये सारी मुद्राओं का बेसिकली आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। अगर गंधारा आर्ट आपको आता है तो पहला पॉइंट तो आप लिख दोगे ग्रीक से लिया है। इसमें जो है आर्ट एंड कल्चर वो ग्रीक का है, इसकी जो थीम है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है। एक एग्जाम्पल डाल दो भाई कि एग्जाम्पल में हमें ये आइडल्स जो है वो गंधारा आर्ट कला के अंतर्गत देखने को मिलती है। अब मुझे बताइए कि गंधारा आर्ट फॉर्म में अगर आपको 3 मार्कर बनता है तो क्या आप लिख पाएंगे? होपफुली आप इसको आसानी से लिख पाएंगे। देखिए, एक चीज हमें यहाँ पर समझनी है, ये चल रहा था पोस्ट मॉडर्न फेज, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको एक शब्द बताया, दैट इज आइडल्स यानी कि मूर्तियां। हालांकि जो बुद्धिस्ट कल्चर का जो ओरिजिन पॉइंट था यानी कि शुरुआत थी गॉड बुद्धा की बात करें, लॉर्ड बुद्धा की, तो उन्होंने तो बिल्कुल भी आइडल वर्शिप की तरफ बात नहीं करी। वो तो कहते थे कि ये जो मूर्ति पूजन है इसके तो मैं पूरी तरीके से विरोध हूँ, मूर्ति पूजन नाम की कोई चीज ही नहीं होती है ना। तो फिर ये मूर्तियां कैसे बन रही हैं भाई? तो मूर्तियां इसलिए बन रही हैं कि बुद्धिस्ट कल्चर जो है वो अब कैटेगराइज्ड हो चुका है, यानी कि अलग अलग हिस्सों में बट चुका है। अगर हम बात करें एक ऐसे बुद्धिस्ट समय की जब लॉर्ड बुद्धा ने जो कहा उसी चीजों को माना गया, और वो बुद्धिस्ट लोग जो आज भी बुद्धा की कही हुई बातों को मानते हैं उसे हम कहते हैं हिनायान बुद्धिज्म। ध्यान दीजिएगा, ओरिजिन फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म कौन सा है बेटा? हिनायान बुद्धिज्म, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता गया, मौर्यन काल खत्म हो गया, अशोका खत्म हो गए, फिर आ गया पोस्ट मॉडर्न पीरियड। कई ऐसे राजा आए जिन्होंने बुद्धिज्म को तो अपनाया लेकिन उस बुद्धिज्म में कुछ वेरिएशंस कर दिए, यानी कि बदलाव कर दिए, और इन्हीं वेरिएशंस वाले बुद्धिज्म को हम क्या कहते हैं? महायान बुद्धिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? महायान बुद्धिज्म कहते हैं। इस महायान बुद्धिज्म के एक बहुत बड़े फॉलोअर या फिर प्रपाउंडर के रूप में किसका नाम आता है? कनिष्क का नाम आता है, ठीक है। यहीं पर हमारी कहानी नहीं रुकी, इसके बाद भी बुद्धिज्म एक और डिवीजन को फेस करता है जिसको हम वज्रयान बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं। अब भाई ये वज्रयान बुद्धिज्म क्या है? देखिए, हिनायान बुद्धिज्म वो बुद्धिज्म है जिसमें लॉर्ड बुद्धा की ओरिजिन सेइंग्स को एक्सेप्ट किया, यानी कि असली में जो वो बातें कह के गए उन्हीं को माना कि भाई सच बोलो, इसके साथ आइडल वर्शिप मत करो, वेदास के जो सुपरस्टिशियस एलिमेंट है इनको ना मानो, सेक्रीफाइसेस ना करो, एक्सेट्रा।
फिर आता है महायान बुद्धिज्म। महायान बुद्धिज्म ने इसमें थोड़े बदलाव कर दिए। ये कहते चलो मूर्ति पूजन करनी चाहिए, है ना, इसी वजह से तो लॉर्ड बुद्धा की मूर्तियां बनने लगी। फिर आता है वज्रयान बुद्धिज्म। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि यहाँ पर सुपरस्टिशंस में बिलीव करता है, मैजिकल चार्म्स में बिलीव करता है। अगर किसी ने उपिंदर सिंह नाम की किताब पढ़ी हो जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड, जो कि एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड है, तो उसके कवर फोटो पे एक लेडी का फोटो बना होता है जिसको हम तारा नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? तारा नाम से जानते हैं। तो तारा कौन थी? तारा जो है वो उस समय पर एक बुद्धिस्ट, पहली फीमेल बुद्धिस्ट मॉन्क थी, महिला बुद्धिस्ट मॉन्क थी, जिन्होंने बेसिकली वज्रयाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो किया था, यानी कि स्पिरिचुअल, मैजिकल चार्म्स, मैजिकल स्पेल्स, इन पर भरोसा किया था। ठीक है, तो इस तरीके से 3 तरीके के बुद्धिस्ट जो हैं वो फैलते गए। चलिए अगले 3 मार्कर पे आते हैं। ये कहानी मुझे बीच में याद आई तो लगा कि आपको सुनाना चाहिए। अगला है आपका मथुरा आर्ट। ठीक है, अब जैसे गंधारा आर्ट खत्म हुआ तो भाई मथुरा आर्ट पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये तो इंडिजीनियस आर्ट फॉर्म है जो कि भारत में डेवलप हो चुका था। तो भाई ये आर्ट फॉर्म जो है एक आइडियलिस्ट या फिर इंडिजीनियस आर्ट फॉर्म है। कैसा आर्ट फॉर्म था बेटा? इंडिजीनियस आर्ट फॉर्म है, राइट। ये बेसिकली किसके द्वारा फॉलो किया जाता था, या इस आर्ट फॉर्म की थीम की अगर हम बात करें तो थीम थी जैनिज्म थीम। ठीक है, कहां पर? जैनिज्म थीम थी। इंडिजीनियस का मतलब होता है अपने ही देश में इसका इवोल्यूशन होना। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये आर्ट फॉर्म डेवलप हुआ था नेटिव एनवायरनमेंट में, यानी कि यहीं के एनवायरनमेंट में, हमारे देश में इसकी जो है एस्टैब्लिशमेंट हुई, इसकी डेवलपमेंट हुई। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मथुरा आर्ट फॉर्म की बात करें तो स्पिरिचुअल बातें इसमें बहुत ज्यादा जोड़ी गई, यानी कि जितने स्कल्पचर्स हमको मिले हैं, आर्ट फॉर्म्स हमको मिले हैं, इसमें स्पिरिचुअलिटी के सेंटिमेंट्स और ये सारी चीजें आपको इसके मथुरा स्टाइल के स्कल्पचर्स में देखने को मिली है। अगर आप एक बार इवैल्यूएट करेंगे सांची स्तूप को, बरहूत स्तूप को, सांची स्तूप अशोका ने बनाया, बरहूत स्तूप पुष्यमित्र शुंगा ने बनाया। जब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे तो उसमें जो स्कल्पचर्स बने हैं, देखिए सांची स्तूप का तो तोरण बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बना है और अंदर भी कई सारे स्कल्पचर्स बने हैं। ये जो स्कल्पचर्स बनाए गए हैं ये रिजेंबल करते हैं, यानी कि ये मिलते हैं किसी से, तो वो है मथुरा आर्ट फॉर्म से। ठीक है, तो भाई इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि मथुरा आर्ट फॉर्म एक आइडियलिस्ट आर्ट फॉर्म है जो कि नेटिव एनवायरनमेंट में बना, इंडिजीनियस है। इसकी थीम हमने जैनिज्म के रूप में देखी है, पर इसके जितने फिगर्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, ये रिजेंबल होते हैं कहां पर? सांची स्तूप में, बरहूत स्तूप में। तो ये 2 एग्जाम्पल आप बिल्कुल लिख सकते हैं किसमें भाई? मथुरा आर्ट फॉर्म में। ठीक है, अभी सेशन हमारा थोड़ा सा बचा है, इसको हम कवर करते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम आते हैं ओपिनियन रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ गुप्तास। ये हम टॉपिक देखेंगे क्योंकि अब आपकी एक डायनेस्टी शुरू होने वाली है जिसको हम गुप्ता डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। मौर्यन डायनेस्टी देख ली, पोस्ट मौर्यन फेज देख लिया, अब हम आते हैं गुप्ता डायनेस्टी पे। देखिए 3rd सेंचुरी या 2nd सेंचुरी एडी के बाद वापस से भारत में एक एनवायरनमेंट बनने लगा जिसे हम ऑल इंडिया कैरेक्टर या ऑल इंडिया रूल के नाम से भी कह सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है, साउथ इंडिया की बात नहीं हो रही। तो भाई कैसे यहाँ पर एकदम से गुप्ताज आए, राइट? ये कहां से आते हैं, इनका ओरिजिन क्या है, ये जानकारी भी तो हमें होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आपको 3 मार्कर में आता है कि राइट अबाउट द ओरिजिन ऑफ गुप्तास, तो आप कैसे लिखेंगे इस बात को समझिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि गुप्ता के ओरिजिन से रिलेटेड कई सारी थ्योरीज हैं। गुप्तास कहां से आए, ये कौन से क्लैन से बिलोंग करती थी, इसमें अलग अलग हिस्टोरियंस ने अपने अलग अलग व्यूज रखे हैं, जिसमें हम एक हिस्टोरियन की बात करेंगे जिसका नाम है रोमिला थापर। रोमिला थापर जी हमें अपनी किताब में ये बताती है कि भाई गुप्तास का ओरिजिन जो है वो वैश्यास से हुआ था, यानी कि ये कौन से वर्ण के लोग थे, ये तो वैश्य वर्ण के लोग थे।
राइट गुप्तास का ओरिजिन कहां से हुआ था भाई? वैश्यों से हुआ था। जब हमने मौर्यन डायनेस्टी पढ़ी थी तब भी मैंने ये आपको बताया था कि भाई गुप्तास, जब मौर्यंस के ओरिजिन की बात करेंगे तो मौर्यंस क्या है, अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग व्यू देते हैं। कोई कहता है कि ये तो क्षत्रिय क्लैन के थे, कोई कहता था कि ये तो मौर्य ट्राइब के लोग थे, जनजाति के लोग थे, कोई कहता था कि ये किसी भी छोटी जाति के लोग थे, निचली जाति के लोग थे। उसी तरीके से गुप्तास से रिलेटेड भी अलग अलग थ्योरीज हैं, जिसमें रोमिला थापर की किताब हमें बताती है कि गुप्तास का ओरिजिन कहां से हुआ था भाई? वैश्य ट्राइब से हुआ था। राइट इसके साथ साथ गौरी शंकर ओझा और रमेश चंद्र मजुमदार, आर मजुमदार के नाम से इनको हम जानते हैं, इन्होंने कहा कि नहीं भाई गुप्तास का ओरिजिन तो क्षत्रियों से हुआ है। कहां से हुआ है? क्षत्रियास से हुआ है। तो भाई रोमिला थापर ने क्या कहा कि इनका ओरिजिन वैश्य से हुआ है। राइट इसके साथ साथ रमेश चंद्र मजुमदार ने क्या कहा कि इनका ओरिजिन तो क्षत्रियों से हुआ है। वाइल हेमचंद्र रॉय चौधरी एक और हिस्टोरियन है जो कहते हैं कि इनका ओरिजिन तो ब्राह्मण से हुआ है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भाई गुप्तास वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैन या विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ना, तो इट इज नॉट येट क्लियर कि भाई कहां से इनका ओरिजिन होता है। अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग सोर्सेस को पढ़ते हुए, जैसे कि अगर हम बात करें तो गुप्ता कल्चर से रिलेटेड हमें कई सारी किताबें मिलेंगी। राइट उन किताबों को पढ़कर ये समझा है कि कोई कहता है कि ये क्षत्रिय थे, कोई कहता है ये वैश्य थे, और कोई कहता है कि ये तो ब्राह्मण थे। और यहीं से हमें समझ में आती है किसका इतिहास? ओरिजिन ऑफ गुप्तास का इतिहास। अब आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि भाई गुप्ता डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करने के पीछे किसका नाम आता है? तो गुप्ता डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करने वाले थे चंद्रगुप्ता। राइट हालांकि एक बात ध्यान दीजिएगा, फाउंडर श्री गुप्ता रहे हैं। गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन रहा है? श्री गुप्ता रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर बनाने वाले कौन रहे हैं? चंद्रगुप्त रहे हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन के बाद कौन आया भाई? समुद्रगुप्त आया। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद कौन आया? चंद्रगुप्त टू आए। और ये जो फेज था, कौन सा फेज बेटा? चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त टू वाला फेज, ये गुप्ता डायनेस्टी का सबसे ज्यादा पावरफुल फेज था। कैसा फेज था बेटा? सबसे ज्यादा पावरफुल फेज हुआ करता था। इसके बाद जो कहानी है वो कुमार गुप्ता की है, समुद्र गुप्ता की है और कुछ अन्य शासकों की है, जिसके बाद गुप्ता डायनेस्टी वीक होती रही। क्योंकि अब अलग सेशन हमारा पर्टिकुलरली गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड होगा, तो इसके बैकग्राउंड में जितने पॉइंट्स हमारे बन सकते हैं वो हम आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा नेपोलियन के बारे में। ठीक है, तो उसी तरीके से एक शब्द आता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? इंडियन नेपोलियन किसको कहा जाता है? द क्रेडिट फॉर इंडियन ओपिनियन गोज टू समुद्रगुप्त। किसके पास जाता है ये? समुद्रगुप्त के नाम से जानता है। 335 से लेकर के 375 एडी तक समुद्रगुप्त ने भारत को क्या किया? शासन किया। ठीक है, और इसी वजह से इन्हें क्या कहा? अर्ली हिस्ट्री की एक बुक थी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या नाम था बुक का? अर्ली हिस्ट्री इंडिया। इस किताब के राइटर हैं वी स्मिथ, जिनका नाम है विंसेंट स्मिथ। ये विंसेंट स्मिथ ने ही समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया का दर्जा दिया था। क्या दिया था? नेपोलियन ऑफ इंडिया का दर्जा दिया था। अब भाई ऐसा क्या करा समुद्रगुप्त ने जिसे हम नेपोलियन, भारत के नेपोलियन के नाम से जानते हैं? तो भाई जब चंद्रगुप्त वन ने गुप्ता डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था तो वो डायनेस्टी जो है वो मगध और उसके आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित थी। लेकिन जैसे ही समुद्रगुप्त आते हैं, समुद्रगुप्त ने एक पॉलिसी को अपनाया जिसे हम एक्सपांशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ये एक्सपांशन पॉलिसी क्या थी भाई? कि सबसे ज्यादा गुप्ता डायनेस्टी को अब फैलाओ। तो गुप्ता डायनेस्टी को इस फैलाने के चक्कर में, एक्सपांशन में, कई सारे राजाओं से समुद्रगुप्त ने युद्ध किया और फाइनली गुप्ता डायनेस्टी को बहुत ज्यादा एक्सपांड किया। इस युद्ध में उन्होंने 9 रूलर्स ऑफ आर्यवर्त, है ना, आर्यवर्त कहते हैं ना भाई हम, भारत में आर्यवर्त के 9 शासकों को हराया। अच्युत, नागसेना, गणपित नागा और ऐसे कई सारे पावरफुल रूलर्स को उस समय इन्होंने हराया था।
यहीं पर आर्यवर्त के ही नहीं बल्कि ये जो गुप्ता डायनेस्टी है वो सिर्फ और सिर्फ नर्मदा नदी तक सीमित नहीं हुई, समुद्रगुप्त के समय पर ये साउथ इंडिया तक भी बढ़ती है। और इसी कहानी में उन्होंने साउथ के 12 राजाओं 12 शासकों को हराया था, ठीक है, जिसमें शाकास, कुशान्स, मौर्यंस और इन सभी ने किसकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया, गुप्ता डायनेस्टी की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया। और फाइनली हमें मौर्यंस के बाद एक और ऑल इंडिया डायनेस्टी आर्यवर्त के रूप में गुप्ता डायनेस्टी देखने को मिलती है। अब भाई इतना महान काम किया है, नॉर्थ से साउथ इंडिया तक एक ही डायनेस्टी चलाई है जो अभी तक टुकड़ों में बटी थी, तो क्यों ना हम इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया का नाम दे। तो बिल्कुल हमने इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कंसीडर किया। अच्छा, किसने कहा भाई, तो इन्होंने कहा गया था, वीएस स्मिथ नाम के व्यक्ति ने इनको टाइटल दिया, जिन्हें विंसेंट स्मिथ नाम से जाना जाता है। उनकी एक किताब थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उस किताब में समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब हम क्या करेंगे अगले सेशन में हम पूरे गुप्ता डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम जाएंगे गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो इन सभी चीजों के लिए आप फोर्स एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल के साथ इसी तरीके से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।